आज मैं आप सबको डॉज हाईफाई के बुकशेल्फ स्पीकर्स, सेंटर चैनल स्पीकर और एम्पलीफायर की जानकारी तो दूंगा ही, साथ ही मेरे पिछले 2 साल की जो जर्नी रही है, जो सफर रहा है, उसको भी सुनाने जा रहा हूं। आप लोगों को तो ध्यान ही होगा कि मेरा सफर जो शुरू हुआ था वो एक सपने से शुरू हुआ था, और वो सपना था एक बजट रेंज में ट्रू हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में आने वाला एक टावर स्पीकर। और वो सपना आज भारत देश के कई घरों में अपना जादू बिखेर रहा है। डॉज हाईफाई HT1 की सफलता के बाद आप सभी की डिमांड्स को देखते हुए शुरू हुई एक रिसर्च, वो भी एक नए उद्देश्य के साथ, कि अब आने वाले वक्त में सिर्फ ट्रू हाई फिडिलिटी टावर स्पीकर ही नहीं, बल्कि स्टैंड माउंट स्पीकर यानी कि बुकशेल्फ स्पीकर और अपने सेंटर चैनल स्पीकर, और बहुत ज्यादा डिमांड के बाद यह भी डिसीजन ले लिया गया कि विंटेज स्पीकर्स, विंटेज स्टाइल स्पीकर्स जो कि 3-वे 2-वे जिस तरह के आप लोगों की डिमांड आ रही थी, वो भी आएंगे बिल्कुल सही वक्त पर और बिना किसी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज के। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिनर्जी को मेंटेन रखने के लिए ट्रू हाईफाई एम्पलीफायर्स भी आएंगे, और सब कुछ होगा वैल्यू फॉर मनी, यानी कि सही बजट में सही साउंड क्वालिटी। तो आज इस वीडियो में आप सबको इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आज प्लीज इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि नॉलेज से जुड़ी हुई है वो तो मिलेगी आपको। और साथ ही आज इस वीडियो के एंड की तरफ मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो आज तक मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में शेयर नहीं की। तो फिर से बोल रहा हूं, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप शायद मुझे और डॉज हाईफाई को एक नए नजरिए से देखेंगे। कभी कभी कोई एक प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होता, उसके पीछे कई घंटों की, हजारों घंटों की जो है मेहनत छुपी हुई होती है। कई बार हम हारते हैं, कई बार बहुत से डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, और फिर फाइनली एक दिन वो प्रोडक्ट आप सबके सामने आता है। लेकिन आप सभी व्यूअर्स को वो एक फाइनल प्रोडक्ट की तरह दिखाई देता है। उसके पीछे छुपी हुई जो जर्नी है उसके बारे में आप लोगों को नहीं पता होता। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट देख रहे होते हो, मगर उसके बनने के पीछे की जर्नी, उसके बारे में कभी कोई पूछता नहीं। और शायद यही वजह है कि जब कोई पूछता है कि सर किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में इतना टाइम ही क्यों लग रहा है, उसका जवाब एक लाइन में देना मतलब एक तरह से इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। क्योंकि कभी कभी एक छोटे से इंप्रूवमेंट के लिए पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ना, वो मतलब 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना रुक जाता है। मेरे पिछले 2 साल के सफर में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है, अगर किसी का मैं कहूं, तो वो अभिषेक गोयनका जी का रहा है। अभिषेक गोयनका जी जो कि डॉज हाईफाई और डॉज साउंड से हैं। तो अभिषेक गोयनका जी ने इंडिया में ट्रू हाईफाई प्रोडक्ट्स को सही बजट में अवेलेबल कराने का जो मेरा सपना था, अभिषेक गोयनका जी ने उस सपने को साकार करने के लिए पूरी ईमानदारी से मेरा साथ दिया, आज भी दे रहे हैं। और आज भी उनकी ही वजह से एक के बाद एक ट्रू हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में आने वाले प्रोडक्ट्स वेबसाइट पर, डॉज हाईफाई की वेबसाइट पर लिस्ट होते जा रहे हैं। कहने का मतलब है, देखो समझने वाली बात है, स्पीकर को सुनना और स्पीकर को बनाना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। स्पीकर को सुनने में मतलब थोड़ा बहुत कनेक्शन करके तो मतलब कुछ मिनट्स लगते हैं और आप साउंड को सुनने लगते हो, लेकिन स्पीकर को बनाने में कई बार सालों की मेहनत लग जाती है। और उस 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जो भी मेहनत लग रही होती है, उसमें हर एक दिन एक सवाल पैदा होता है कि आज जिस स्टेज पर हमारा स्पीकर है, क्या हम इसे इससे बेहतर कर सकते हैं। हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया जो है वो बड़ी अजीब सी दुनिया है। यहां सिर्फ 0.5 dB, आधा dB, कभी कभी पूरे स्पीकर का कैरेक्टर ही बदल देता है। कभी एक रेजिस्टर, कभी एक कैपेसिटर, कभी एक इंडक्टर, और कभी एक मेजरमेंट। ये सब सुनने में ना बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन जब टारगेट ट्रू हाई फिडिलिटी ऑडियो का हो तो कुछ भी छोटा नहीं होता। और तमाम परिश्रम, कड़ी मेहनत के बाद, जैसे कि डॉज हाईफाई ने HT1 टावर स्पीकर्स को लॉन्च किया, बहुत से लोगों के लिए वो सिर्फ एक टावर स्पीकर है, लेकिन मेरे लिए वो एक प्रूफ था। प्रूफ
कि यदि विजन सही हो, इंजीनियरिंग ऑनेस्ट हो और कॉम्प्रोमाइजेस बिल्कुल भी ना किए जाएं, तो इंडिया में भी ट्रू हाई-फाई प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे से बनाए जा सकते हैं। टॉज हाई-फाई ST1 ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया हमको कि हम मतलब सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और वही कॉन्फिडेंस को लेकर अगला डिसीजन लिया गया, एक कदम आगे बढ़ा गया और यह तय किया गया कि अब स्टैंड माउंट स्पीकर्स बनाने हैं, यानी कि बुकशेल्फ स्पीकर्स बनाने हैं। और सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता था स्टार्टिंग में तो कि भाई देखो, टावर स्पीकर तो काफी टफ है बनाना, 3-वे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो जो बुकशेल्फ स्पीकर बनाने का जो डिसीजन लिया गया है, ये तो भाई आसान सा काम होगा। लेकिन जितना ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया तो मुझे एक बात तो क्लियरली समझ में आ गई, इंजीनियरिंग में ओवर कॉन्फिडेंस की कोई जगह नहीं है। एक अच्छा बुकशेल्फ बनाना इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा टेस्ट है। परफेक्ट ड्राइवर, यानी कि वूफर ड्राइवर, ट्वीटर ड्राइवर, परफेक्ट डिजाइन करना, और फिर कैबिनेट छोटा, इंटरनल वॉल्यूम जो होता है वो लिमिटेड, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज वाली नहीं। नेचुरल वोकल्स चाहिए, डीप और कंट्रोल्ड बेस भी चाहिए, वाइड साउंड स्टेज होनी चाहिए, प्रिसाइज इमेजिंग भी होनी चाहिए, और लिसनिंग फटीग तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये सब एक स्पीकर के अंदर लाना उतना आसान नहीं कि जितना शुरुआत में लग रहा था कि भैया बहुत आसान होगा। कभी कैबिनेट को बदला गया, कभी पोर्ट ट्यूनिंग चेंज की गई, कभी क्रॉस ओवर रिडिजाइन हुआ, कभी लिसनिंग सेशंस बार बार, मतलब 1000 बार। और जब भी लगता था कि हाँ भैया बस अब तो मजा आ गया, एकदम परफेक्ट हो गया, और घर जाके हम तसल्ली से चैन की नींद सो जाते थे, और सुबह उठते ही वापस ख्याल आता था कि अभी भी कुछ कसर बाकी है। और फिर वही प्रोसेस, वापस से सब कुछ दोहराना, वापस से लिसनिंग सेशन, वापस से मेजरमेंट, वापस से क्रॉसओवर रिडिजाइन, वापस से सब कुछ। आप मतलब यकीन नहीं मानोगे कि मतलब पूरे दिन की मेहनत, पूरा पूरा दिन लग जाता था। मतलब पूरा दिन लिटरली, मतलब मात्र 0.5 dB, सब समझ रहे हो आप, सिर्फ 0.5 dB को इंप्रूव करने के लिए आप सोच रहे होगे मतलब सीरियसली क्या सिर्फ आधा dB के लिए, मतलब पूरी पूरी इतना इतना टाइम क्या इंप्रूवमेंट कर रहे थे भाई। कभी कभी वही आधा dB जो है वो एक नॉर्मल स्पीकर और एक इमोशनल स्पीकर के बीच का डिफरेंस होता है। और आज मैं बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ ये कह सकता हूं कि हमारा ट्रू हाई-फाई बुकशेल्फ स्पीकर लॉक हो चुका है, 100% लॉक्ड, और स्पीकर जो हैं वो प्रोडक्शन स्टेज में चले गए हैं। और अगर सब कुछ प्लानिंग के साथ चला तो अभिषेक गोयनका जी डेफिनेटली इन स्पीकर्स को अगस्त 2026 में किसी भी दिन लॉन्च कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये कोई एक ऑर्डिनरी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है। यहां पर मतलब 2 साल की जो मेहनत है, जो जर्नी मैंने देखी है, जो मैं बताऊंगा आगे इसी वीडियो में, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या रहा वो बताता हूं। कॉम्प्रोमाइज ना करने का ये रिजल्ट है। ये स्पीकर्स जो आने वाले हैं इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। लेकिन यहां ना एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, बड़ी मतलब मजेदार सी चीज हुई कि हम लोगों का टारगेट था कि भाई हम लोगों को म्यूजिक लवर्स, जो स्टीरियो साउंड जो लवर्स हैं, उनके लिए बुकशेल्फ स्पीकर डिजाइन करना था। लेकिन भाई आप लोगों के कमेंट्स कि सर सेंटर चैनल भी हमको चाहिए, सेंटर चैनल भी बना दीजिए, तो फिर यह हुआ कि भाई डिसीजन ले लिया गया कि चलो सेंटर चैनल भी बनाएंगे। लेकिन सेंटर चैनल सिर्फ नाम का सेंटर चैनल नहीं होगा, उसकी ट्यूनिंग भी बुकशेल्फ स्पीकर्स के साथ परफेक्टली मैच होगी, ताकि मूवीज को देखते वक्त डायलॉग एकदम क्रिस्प एंड क्लियर, एकदम साफ सुनाई दे, और स्टीरियो म्यूजिक को सुनते वक्त म्यूजिक की आत्मा कॉम्प्रोमाइज ना हो। और भैया जब हमारा सेंटर चैनल भी 100% लॉक हो गया, जी हाँ बिल्कुल, सेंटर चैनल भी 100% लॉक्ड है, तो जब बुकशेल्फ और सेंटर चैनल दोनों लॉक हो गए तो भैया हमको लगा कि सबसे मुश्किल काम जो था वो तो भैया खत्म हो गया। लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होने वाला था। स्पीकर्स तो तैयार हैं, लेकिन अब एक सवाल जो मन में आ रहा था बार बार मेरे, कि स्पीकर को उसकी असली कैपेबिलिटी तक पहुंचाएगा कौन। और वहीं से एक नया मिशन शुरू हुआ। स्पीकर और एम्पलीफायर एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर उन दोनों में से कोई भी एक चीज एवरेज क्वालिटी की हो
तो भैया ओवरऑल साउंड क्वालिटी भी आपको एवरेज ही मिलेगी। और इसीलिए टॉज हाई-फाई सिर्फ और सिर्फ स्पीकर्स पे ही काम नहीं कर रहा। टॉज हाई-फाई में एक एंट्री लेवल ट्रू हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में आने वाला एक इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर भी बन रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने कि जो अपना मोनोब्लॉक जो बन रहा था वो तो बनेगा ही बनेगा, वो तो आएगा ही आएगा। मोनोब्लॉक एम्पलीफायर अलग है, वो तो आना ही है फॉर श्योर। लेकिन अब एक और एम्पलीफायर आएगा जो कि होगा ट्रू हाई-फाई क्लास ए बी इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर। ये सब सुन के तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि टॉज हाई-फाई ने ना एनालॉग की दुनिया में एक क्रांति लाने का वादा कर लिया हो खुद से। और हर प्रोजेक्ट की तरह ये प्रोजेक्ट भी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के ईमेल्स, आप लोगों के इंस्टाग्राम पे जो बातचीत होती है उन सब की वजह से मुझे बहुत ही गहराई से ये बात पता है कि आप लोग क्या ढूंढ रहे हो। आप लोग एक फीचर रिच एम्पलीफायर नहीं ढूंढ रहे हो, आप लोग चाहते हो एक ऐसा एम्पलीफायर जो अपनी साउंड क्वालिटी से पहचाना जाए, ना कि फीचर्स से। अब भैया तमाम क्वेश्चंस आने वाले हैं कि क्या इसमें ब्लूटूथ होगा, क्या इसमें वाईफाई होगा, क्या इसमें डैक होगा, क्या इसमें हमको मिलेगा HDMI, DSP। तो भैया सीधा सा जवाब है कि जी नहीं, ये सब कुछ भी नहीं होगा। और ये डिसीजन जानबूझ के लिया गया, किसी लिमिटेशंस की वजह से नहीं है। ये डिसीजन कभी कभी कम फीचर्स देना इंजीनियरिंग डिसीजन एक काफी मुश्किल डिसीजन हो जाता है, क्योंकि हर एक फीचर एक एक्स्ट्रा सर्किट को लेकर आता है और हर सर्किट जो है वो सिग्नल पाथ को लंबा कर देता है। और टॉज हाई-फाई का जो टारगेट है वो एक फीचर रिच्ड, फीचर पैक्ड एम्पलीफायर बनाना बिल्कुल भी नहीं है। टॉज हाई-फाई का जो टारगेट है वो म्यूजिक को जितना हो सके उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ रिप्रोड्यूस करना। इसीलिए ये इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर कंप्लीटली एनालॉग इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर होने वाला है। और भैया अब आता है दुनिया का सबसे फेमस सवाल कि भैया कितने वॉट्स का है, ये तो बता दो। भैया सच्चे बोलो ना, इंटरनेट ने हम सब को भ्रम में डाल दिया है। सबसे पहले तो हम एक ही सवाल करते हैं कि भैया वॉट्स कितने हैं। बाकी की चीजें हम बाद में देखते भी हैं कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन जनरली शायद देखते भी हैं। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आता है वॉट्स, तो सीधा वॉट्स से अंदाजा लगा लेते हैं कि एम्पलीफायर कैसा होगा। भाई मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर दो स्पीकर्स हैं, एक की सेंसिटिविटी 85 डीबी है और दूसरे की 91 डीबी, और दोनों को सेम 100 वॉट RMS एम्पलीफायर से चलाया जाए, तो क्या दोनों एक ही लाउडनेस पर बजेंगे? तो जवाब है जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए स्पीकर सेंसिटिविटी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी एम्पलीफायर की पावर। चलिए इस कठिन से सवाल की जो आंसर जो मैंने दिया उसको समझते हैं डिटेल में। अगर किसी स्पीकर की सेंसिटिविटी 85 डीबी है तो इसका मतलब सिर्फ 1 वॉट RMS एम्पलीफायर पावर पर यह स्पीकर 1 मीटर की डिस्टेंस पर 85 डीबी SPL प्रोड्यूस करेगा। अब अगर इसी स्पीकर को 100 वॉट RMS क्लीन पावर मिलती है तो थियोरेटिकली ये लगभग 105 डीबी SPL तक पहुंच सकता है। इसी तरह 88 डीबी सेंसिटिविटी वाला स्पीकर 108 डीबी के आसपास, 90 डीबी सेंसिटिविटी वाला स्पीकर 110 डीबी के आसपास और 95 डीबी सेंसिटिविटी वाला स्पीकर 115 डीबी SPL तक। अब शायद आप समझ गए होंगे कि सिर्फ वॉट देखना काफी नहीं होता, स्पीकर की एफिशिएंसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत खास बात कि म्यूजिक जो होता है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। म्यूजिक में सडन ड्रम हिट्स होते हैं, बेस इंपैक्ट होता है, ऑर्केस्ट्रा में एकदम से एनर्जी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। ये सब जो होता है वो मिली सेकेंड्स के लिए होता है। तो इसी को कहते हैं पीक्स या ट्रांजिएंट्स। इसी वजह से एक अच्छा एम्पलीफायर कभी भी वॉट्स से जज नहीं किया जाना चाहिए। उसके RMS के अलावा उसके हेडरूम से भी हमें उसको जजमेंट देना चाहिए। हेडरूम का मतलब कि जब कोई भी म्यूजिक जब हम प्ले करते हैं तो जब हमारे स्पीकर को जो रिक्वायरमेंट है जिस पावर की, वो पावर स्पेशली जो मैंने बताया ट्रांजिएंट्स और पीक्स में, तो वो जो पावर है वो हमारे एम्पलीफायर के पास बिना किसी रुकावट देने के लिए होनी चाहिए। मतलब जितनी पावर चाहिए
उतनी चाहिए तो चाहिए भैया एम्पलीफायर के अंदर। और यहीं पर सबसे बड़ी चीज आती है सिनर्जी। स्पीकर और एम्पलीफायर दोनों पार्टनर्स होते हैं। अगर स्पीकर जो है वो 4 ओम्स तक ड्रॉप होता है तो एम्पलीफायर को भी 4 ओम स्टेबल होना चाहिए। अगर एम्पलीफायर उस लोड को हैंडल ही नहीं कर सकता तो करंट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, डिस्टॉर्शन बढ़ेगा और कई बार तो भैया प्रोटेक्शन मोड भी एक्टिव हो सकता है। इसीलिए मैचिंग सिर्फ वॉट्स की नहीं, ओम्स की भी होती है, करंट डिलीवरी की भी होती है और स्टेबिलिटी की भी होती है। और इसीलिए डॉज हाई-फाई स्पीकर्स और एम्पलीफायर्स को साथ में डेवलप कर रहे हैं ताकि जो टोनल कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी ना बदले और आपको मिले एक बेटर कंट्रोल के साथ, एक बेटर डायनेमिक्स के साथ, एक एफर्टलेस लिसनिंग एक्सपीरियंस। लेकिन एक अच्छा स्पीकर जो है ना वो सिर्फ लाउड नहीं होता, उसकी जो पहचान है वो उसका बेस नहीं होता, ना ही उसकी असली पहचान उससे निकलने वाली ट्रेबल से होती है, बल्कि उसकी पहचान उस फीलिंग से होती है कि जब हम अपनी आंख बंद करें तो जो स्पीकर्स हैं वो गायब हो जाएं। और वही मुझे हाई-फाई की सबसे खूबसूरत बात लगती है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि एक अच्छा स्पीकर वो होता है जो कि गायब हो जाए। तो शायद आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भैया एक स्पीकर गायब कैसे हो सकता है। तो मान लीजिए कि आपके सामने 2 स्पीकर रखे हैं, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए। जैसे ही म्यूजिक प्ले होता है और आपको अगर यह आभास हो कि भैया सिंगर बीच में कैसे खड़ा सुनाई दे रहा है हमको, स्पीकर तो लेफ्ट में रखा है, एक स्पीकर राइट में रखा है, गिटार जो है अचानक से किसी लेफ्ट साइड से बजता आपको फील सुनाई दे रहा है और जो पियानो है वो हल्का सा राइट साइड की तरफ से कहीं से सुनाई दे रहा है, ड्रम्स जो है वो स्पीकर के पीछे कहीं और से सुनाई दे रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि अगर ऐसा माहौल क्रिएट हो तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि पूरा का पूरा बैंड जो है वो हमारे सामने आकर के परफॉर्मेंस दे रहा हो। और इसी को कहते हैं होलोग्राफिक स्टीरियो इमेजिंग। और यकीन मानिए जब पहली बार फर्स्ट टाइम लाइफ में किसी को यह एहसास होता है तब उनको यह बात समझ में आती है कि ऑडियो फाइल्स जो होते हैं वो स्टीरियो से इतना प्यार क्यों करते हैं। और जब आपको म्यूजिक की विड्थ, डेप्थ और हाइट सब कुछ महसूस हो और हर इंस्ट्रूमेंट का प्लेसमेंट बिल्कुल सही तरह से समझ में आए तो उसे कहते हैं साउंड स्टेज। और मेरे लिए तो भैया यही हाई-फाई का असली मजा है। सेम इसी फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए डॉज हाई-फाई HT1 टावर स्पीकर डिजाइन किए गए थे और सेम इसी फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए नए बुक शेल्फ स्पीकर्स जो आ रहे हैं वो भी सेम इसी फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं ताकि जो स्पीकर जब आप अपने रूम में रख करके उन्हें प्ले करो कोई भी म्यूजिक तो वो सिर्फ बजता हुआ सुनाई ना दे, वो म्यूजिक को आपके रूम में जिंदा कर दे। लेकिन मैं एक चीज बहुत बखूबी जानता हूं कि हम सभी लोग सिर्फ म्यूजिक ही थोड़ी ना सुनते हैं, मूवीज भी देखते हैं। और इसी वजह से आप सबकी डिमांड्स पर जो सेंटर चैनल डिजाइन हुआ है वो भी बुकशेल्फ स्पीकर के साथ आने ही वाला है। तो सेंटर चैनल स्पीकर जो है वो बिल्कुल बुकशेल्फ स्पीकर्स के साथ मैचिंग डिजाइन किया गया है ताकि जो लोग डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी ट्रू HD, डॉल्बी एटमॉस एंजॉय करना चाहते हैं उनको डायलॉग्स बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर एकदम जैसे हैं वैसे साफ साफ सुनाई दे सकें और ओवरऑल फ्रंट साउंड स्टेज और भी ज्यादा इमर्सिव हो जाए। लेकिन साथ ही एक चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा गया कि जो म्यूजिक, अगर चलो ठीक है मूवीज तो हम देख रहे हैं लेकिन अगर जब म्यूजिक सुने तो वहां पर म्यूजिक की जो आत्मा है ना उससे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, मतलब म्यूजिक बिल्कुल वैसा ही सुनाई दे जैसा कि मतलब होना चाहिए, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया अभी तक। लगे हाथ भैया, हाँ अरे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर मल्टी चैनल एम्पलीफायर हमको चाहिए, तो मल्टी चैनल पावर एम्पलीफायर डॉज हाई-फाई लेके आने वाला है। तो ये भी एक गुड न्यूज है कि मल्टी चैनल पावर एम्पलीफायर भी डॉज हाई-फाई में बहुत जल्द अवेलेबल होंगे। जी हाँ, मैं जानता हूं आप लोग के मन में भी एक और सवाल चल रहा होगा कि भैया मोनो ब्लॉक का क्या हुआ, उसके बारे में भी तो बता दो कि आखिर वो किधर रह गया। तो उसके लिए तो मैं सबसे पहले आप लोग से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि जो मोनो ब्लॉक का जो एक्सपेक्टेड टाइम था वो उससे थोड़ा ज्यादा डिले होता मुझे अभी दिख रहा है। लेकिन रीजन बहुत सिंपल सा है, जिस स्टेज पर वो है एट प्रेजेंट हम चाहें तो उसको उस स्टेज पर भी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन हमने वेट करना सही समझा
क्योंकि अगर कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है तो हम उस इंप्रूवमेंट को करना चाहते हैं। हाईफाई में ना सबसे मुश्किल काम, अगर जैसे कि वॉट्स और पावर की बात की जाए, तो सबसे मुश्किल काम पावर को बनाना नहीं होता। पावर तो मतलब कोई भी आप एम्पलीफायर ले सकते हैं, उसमें पावर तो आपको मिल ही जानी है। सबसे मुश्किल होता है नॉइज को कम करना, कितना नीचे हम नॉइज को ला सकते हैं। आपने एक शब्द बहुत सुना होगा, ब्लैक बैकग्राउंड। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि एम्पलीफायर इतना क्लीन हो कि म्यूजिक के बीच की खामोशी भी खामोश रहे, और उस खामोशी में गिटार के स्ट्रिंग्स, सिंगर की सांसें, कॉन्सर्ट हॉल की एम्बियंस हो, सब कुछ क्लियर साफ सुनाई दे सके। इसीलिए मोनोब्लॉक को और टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि एम्पलीफायर नहीं बना रहे हम लोग यहां पर हम लोग एक एक्सपीरियंस बना रहे हैं। वैसे अभी मैं बहुत ज्यादा हाईफाई 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 बोलता हूं, तो एक्चुअली हाईफाई का मतलब होता क्या है, थोड़ा सा इसको और थोड़ा डिटेल में आज मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो एकदम आसान भाषा में अगर इसको बोलूं, तो जो सिग्नल अंदर जा रहा है, एग्जैक्टली वही सिग्नल एज इट इज बाहर आना चाहिए, बस सिर्फ एम्पलीफाई होकर। उसमें कोई कलरेशन नहीं होना चाहिए, ना उसमें आर्टिफिशियल बेस ऐड हो, ना उसमें कोई भी किसी भी तरीके की आर्टिफिशियल ट्रैबल ऐड हो। आर्टिस्ट ने जो, म्यूजिक डायरेक्टर ने जो जैसा रिकॉर्ड किया, एग्जैक्टली सेम वो आप अपने घर पर सुन सको अपने कानों से। अब भैया वीडियो के एंड की तरफ, जैसे मैंने कहा था कि आपसे कुछ बात ऐसी आज मैं बताऊंगा जो कि मैंने आज तक कभी किसी वीडियो में नहीं शेयर की। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे बड़े सवाल किए, सर वीडियो लेट क्यों आता है, सर प्रोजेक्ट्स जो आपने हम लोगों से वादा किया वो सब कब पूरे होंगे, क्यों नहीं पूरे हो रहे। इवन किसी ने तो मुझसे मेरी टूटी चेयर के बारे में तक पूछ लिया कि सर आपकी चेयर जो है वो टूटी क्यों है। सच कहूं तो मैं इन सब सवालों के ना जवाब दे ही नहीं पाता हूं, क्योंकि ये जो कैमरा आज मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, इसके पीछे की जो दुनिया है वो बहुत अलग है। मेरी फैमिली है, मेरा जो प्रोफेशन है, जो मीडिया प्रोफेशन वर्क जो मैं करता हूं वो है, और फिर मेरा ये चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो वो है, और साथ ही डॉज हाईफाई की इंजीनियरिंग टीम के साथ रोज के डिस्कशंस, मेजरमेंट्स, कैलकुलेशंस, प्रोटोटाइप, लिसनिंग, दोबारा मेजरमेंट, दोबारा डिजाइन। आप यकीन नहीं मानोगे कि मतलब रात के 3-4 बज जाते हैं, हम लोग एक छोटी सी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होते हैं इंजीनियरिंग की, और वो सिर्फ इसलिए कि हम कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। और अब सुनिए मेरा वो पर्सनल दर्द, मतलब जिसको कि मैं डेली लाइफ में अपनी फील कर रहा हूं, मैं अब वो शेयर करने जा रहा हूं। डॉज हाईफाई मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर दूर है, और वहां आने के 2 रास्ते हैं। एक थोड़ा और भी ज्यादा लंबा है, और वो बहुत 2 शहरों के बीच से होकर के आता है, और दूसरा रास्ता जो है वो पहाड़ से होकर के आता है। जब मैं यहाँ आने के लिए निकलता हूँ तो मैं सबसे पहले तो मैप देखता हूँ कि भाई मैप्स पे कितना टाइम दिखा रहा है। चलो ठीक है, 1.25 घंटा दिखा रहा है, 1.5 घंटा दिखा रहा है, तो मैं निकल लेता हूँ कि चलो मैं जाता हूँ। वहां तक पहुंचने के लिए आप निकलते तो हो कि ठीक है 1.25 घंटा 1.5 घंटा दिखा रहा, निकल लेते हो, लेकिन आप पहुंचते कितने बजे हो? आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब इतना धोखा है ना इस जगह पर। आई डोंट नो क्यों है, मैप पे कभी भी सही टाइम नहीं दिखाता। बीच रास्ते में अचानक से रोड ब्लॉक। अच्छा, वो रोड कैसी है कि आप जा सकते हो और आ सकते हो, बहुत लंबा लंबा यू टर्न, और जाम है तो मतलब 1-1, 1.5-1.5, 2-2 घंटा मिनिमम, 1.5 घंटा इज द मिनिमम जाम। पहाड़ वाले की बात कर रहा हूं रास्ते की, वहां पे मेरे साथ तो मतलब मैक्सिमम जो हुआ है दैट वाज 6 आवर्स। पहाड़ वाला जो जाम है, एक और जाम आता है जो कि जब मैं डॉज हाईफाई पहुंचने वाला होता हूं उससे जस्ट थोड़ा ही पहले एक जाम आता है जहां पर ट्रक्स वगैरह बहुत रहते हैं। भाई साहब, मतलब ईमानदारी से बोल रहा हूं, भगवान कभी भी किसी को वो दिन ना दिखाए जो मैंने देखे हैं। मैं अपने घर से निकला हूं सुबह, और मैं आ रहा हूं डॉज हाईफाई, और मैं शाम को 7 बजे तक मात्र आधा किलोमीटर दूर हूं मैं डॉज हाईफाई से। सुबह 11 बजे का फंसा हुआ हूं मैं, रात में 10 बजे घर पहुंचा हूं। सिर्फ यू टर्न लिया है मैंने, और यू टर्न लेके मैं वापस घर गया हूं। मैं पहुंचा ही नहीं हूं डॉज हाईफाई के ऑफिस। मतलब इतना गंदा ट्रैफिक, बारिशों के टाइम पे खास तौर पर, आजकल बारिश हो रही है, आजकल सेम हालत है, सेम हालत है। अब डॉज हाईफाई ने मेरे को फैसिलिटी क्या दी कि उन्होंने कहा कि उनका जो गेस्ट हाउस है आप वहां पर ठहर जाओ, वो पास में ही है। तो मुझे अपनी फैमिली से दूर उस गेस्ट हाउस में ठहरना पड़ता है। ये वही है, ये यहाँ पर ही मैं अपना आजकल सेटअप लेके आया हूँ, और
हफ्ते में कुछ दिन यहाँ रहता हूँ, क्योंकि मेरा काम फ्रीलांस है, मीडिया से रिलेटेड जो है उसके लिए मेरे को जाना होता है, जब तब मैं जाता हूँ। बाकी का जो भी फ्रीलांस काम होता है वो घर पे ही करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो चल रही हैं। मतलब यहाँ से मैं बाहर 4 कदम, मतलब सिर्फ मैं जिस सोसाइटी में हूँ इससे 4 कदम दूर चलता हूँ तो लोगों ने कूड़ा फेंक रखा है। कूड़ा ऐसा फेंक रखा है, बदबू आ रही है, मक्खियां भिन भिना रही हैं। उसी बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं, उनके बच्चे वहां खेल रहे हैं, उनके बच्चों के मुंह पे मक्खियां चिपक रही हैं। मतलब कैसे लोग जी रहे हैं, आई डोंट नो। मुझे देख के बड़ा बहुत बहुत अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करूं, मतलब दलदल है रोड में, कीचड़ इतनी गंदी, बदबू आ रही है रोड से। और जब बारिश तेज होती है आजकल तो मतलब पूरा तालाब बना हुआ, नदी दिखती है, नदी। कहीं पर कोई ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। तो मतलब प्रॉब्लम्स तो मतलब मेरी लाइफ में मैं इतना फेस कर रहा हूं कि मैं उनकी लिस्ट नहीं की बता नहीं सकता। मतलब इन सब बातों से किसी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे बताना है। मुझे ये दर्द में जो मैं फील कर रहा हूं ये आप लोगों को बताना है। आप लोगों के कमेंट्स, बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं बेतुके से कि भाई मैं क्या जवाब दूं उनका, कैसे समझाऊं कि कैसे चीजों को मैं फेस कर रहा हूं अपनी लाइफ में। गाड़ी से आने का जरिया है सिर्फ मेरे घर से यहां तक, कोई ट्रेन नहीं है, लोकल ट्रेन नहीं है, कुछ नहीं है। बड़ा अजीब सा ये है, जबकि मैं बंबई शहर में हूं और ये थाने सिटी में शायद लगता है, ये एरिया थोड़ा आउटस्कर्ट्स की तरफ है। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सीरियसली बता रहा हूँ। मतलब मुझे कभी कभी सोच के ऐसा लगता है कि आखिर मैं ये सब कर किस लिए रहा हूँ। क्या पैसे के लिए मैं ये कर रहा हूँ? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पैसे के लिए तो मेरा कभी भी ये रहा ही नहीं है कि मुझे पैसे के लिए ये सब चीज़ें करनी है। खाना खाने, मतलब आप सोचो कि आप खाना, या तो खैर चलो मैं खुद बनाना जानता हूँ इसलिए मैं खाना बनाता रहता हूँ। इवन आपने देखा हो तो अभी मैंने ये टिफ़िन यहाँ रखा हुआ है, मैं हटाना भूल गया वीडियो में से रखता हूँ इधर। मैं अभी कॉफ़ी पी रहा था थोड़ी देर पहले, और ये टिफ़िन में आज मैं अपने घर से आया हूँ तो मेरे को टिफ़िन मिला है खाने के लिए, वरना मैं खुद ही खाना बनाता हूँ। तो लाइफ ना बहुत टफ हो गई है। और ना मेरे को हमेशा एक चीज़ मेरी लाइफ में हमेशा रही है, मेरी मम्मी तो अब नहीं है लेकिन हमेशा कहती थी कि तुम्हारी लाइफ में ना हर्डल्स बहुत आएंगे, तुमको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन तुम कभी भी अपना कदम पीछे मत रखना, तुम हमेशा आगे बढ़ना। मैंने बैक ऑफ नहीं किया। HT1 के टाइम जब हम लोग टावर स्पीकर बनाते कितनी प्रॉब्लम्स थी, सब वीडियोज में आप लोगों ने देखा। फिर हम लोग HT1 लेके आए, मतलब आया मार्केट में, और अब तो मतलब पूरी रेंज ही आ रही है। तो उसके लिए भी जितने भी मेरे तरफ से जो मेरे एफर्ट्स हो सकते हैं वो मैं पूरे लगाता हूं। यहां सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, टॉर्च हाई-फाई में जितने भी जो इंजीनियर्स आते हैं या जो भी वहां का स्टाफ है, वो जो भी वहां पे लोग आते हैं, सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं। किस लिए? कि जो रिक्वायरमेंट हम सभी की, आप सभी की, हाई-फाई की दुनिया में आने वाली सही बजट में सही प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो आप लोगों तक पहुंचाए जा सके। सिर्फ एक ही उद्देश्य और कुछ नहीं। उसके लिए इतनी मेहनत, इतना सब कुछ, मतलब सीरियसली मुझे आई डोंट नो मैं क्या, मेरे मतलब मुझे कभी कभी अंदर से बड़ी तकलीफ होती है ये सब बताते हुए। मतलब मैं ये तो फर्स्ट टाइम वीडियो में बता रहा हूं, मैं किसी से भी जो भी मेरे यार दोस्त हैं वो सब पूछते क्यों कर रहा है भाई, घर वाले पूछते क्यों कर रहे हो यार, क्या जरूरत पड़ी है, किस चीज की कमी है तुम्हें। बट मैं कैसे समझाऊं, ये मेरा पैशन है, ये मेरी मतलब एक तरीके से एक मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है ये। मैं तो पूरी तरह से इस फील्ड में आने की पूरी मेरी सोच है कि आने वाले टाइम में मैं कंप्लीटली शिफ्ट हो जाऊंगा, मीडिया से स्किप करके पूरा मैं इस हाई फिडेलिटी ऑडियो की दुनिया में पूरी तरह से अपने आप को डेडिकेट करने के लिए तैयार हूं। मतलब एक कहावत याद आती है कि ये जो कमल का फूल है ना वो कीचड़ में ही खिलता है। ये शायद मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है कि जो ये सब बातें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि कितना प्रॉब्लम। फिलहाल मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा और इंतज़ार करें। सभी प्रोडक्ट्स रेडी हैं, ऑलमोस्ट आने की लाइन पे, एक के बाद एक प्रोडक्ट्स आते जाएंगे। वीडियो हमेशा की तरह लंबा हो ही जाता है और वो भी आज भी हो गया है, तो इट्स ओके। मुझे पता है जिन लोगों ने पूरा वीडियो अंत तक देखा है उन लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।